बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे प्यारे सामीन और नाजरीन, मैं हूं आपका भाई हाफिज वसी मोहम्मद खान और ये है आपका जाना पहचाना यूट्यूब चैनल हाफिज वसी टीवी। सामीन, आज का प्रोग्राम ऑयल सीड क्रॉप्स के बारे में है, इसलिए कि हमारे एडिबल ऑयल की इंपोर्ट का जो बिल है वो $5 बिलियन है और आने वाले वक्त में मैं देख रहा हूं कि ये एक और कमर्शियल क्रॉप के तौर पर ये चीज उभर रही है। इसलिए आज का प्रोग्राम 2 किस्तों पर मुश्तमिल होगा ताकि पूरी की पूरी जानकारी आप तक मुंतकिल की जा सके। सामीन, मैं एक एग्रोनॉमिस्ट हूं और मुझे इस बात का पता है कि जिस तरह मेरे 4 बेटे एक जैसे नहीं हो सकते, इसी तरह मेरी जमीन के सारे एकड़ भी एक जैसे नहीं हो सकते। मैं एक एग्रीकल्चर साइंटिस्ट से बहस कर रहा था कि हमारी एवरेज जो गन्नों की पैदावार है कम क्यों आती है, जबकि इंडिविजुअली कुछ लोग 80 एकड़ तक पहुंच जाते हैं, लेकिन जब हम एवरेज करते हैं तो वो 26 मन आ जाती है। तो उन्होंने बहुत प्यारा जवाब दिया और उन्होंने बताया कि असल मसला ये है कि लोगों को शौक है गंदम लगाने का। वो ये नहीं देखते कि उनका कौन सा एकड़ जो है वो टॉप का एकड़ है और कौन सा एकड़ जो है उनका कम पैदावार देने वाला है। अगर ये सिर्फ टॉप के एकड़ में लगाएं तो इनकी एवरेज बेहतर आएगी और ये इनके पास एक रास्ता है और वो रास्ता ये है कि जो गंदम की फसल के लिए मौजूद नहीं है वो किसी और फसल के लिए बेहतरीन साबित हो सकता है। तो लिहाजा जो अक़साम बताई गई हैं जमीनों की, जहां हम कहते हैं मेरा, चिकनी मिट्टी, रेतली मिट्टी, तो वहां पर एक लफ्ज है मार्जिनल लैंड। मार्जिनल लैंड का मतलब यह है कि जहां आप मकई नहीं उगा सकते, भरपूर पैदावार नहीं ले सकते, तो उन पर आप वो फसलें लगा सकते हैं जो उन मार्जिनल लैंड में सरवाइव भी करती हैं, सस्टेन भी करती हैं और पैदावार भी अच्छी देती हैं और पैदावार के बाद उनके पैसे भी अच्छे मिल जाते हैं। आजकल अब मौसम है, लोगों ने फैसला करना है कि किस एरिया के अंदर गंदम लगानी है और क्या अल्टरनेटिव हमारे पास मौजूद हैं जहां हम वो फसलें लगाकर अपनी आमदनी को बढ़ा सकते हैं और बढ़ती हुई महंगाई का मुकाबला कर सकते हैं। आज मेरे मेहमान हैं हाफिज साद बिन मुस्तफा साहब। माशाल्लाह जिंदगी के 12 साल ऑयल सीड डेवलपमेंट में इन्होंने गुजारे हैं और इसी के साथ साथ इन्होंने कुछ किताबें भी लिखी हैं और उसमें साबित किया है कौन कौन सी ऐसी फसलें हैं जिनसे हम ज़र मुबादला बचा सकते हैं और $5 अरब का जो हम बाहर से खाने का तेल मंगवाते हैं, अगर हम वही $5 अरब का तेल पाकिस्तान में पैदा करना शुरू कर दें तो ये मुल्क के ऊपर और कौम के ऊपर कितना बड़ा एहसान होगा। और इसी के साथ दूसरी चीज एक और भी है और वो ये है कि जो बाहर से आने वाला तेल है क्या वाकई वो उसी क्वालिटी का है जो आपके मुल्क में पैदा होने वाला है। आज हम इनसे बहस करेंगे और इनसे जानने की कोशिश करेंगे कि पाकिस्तान के अंदर ऑयल सीड क्रॉप्स की, जिसे हम राया, कैनोला, सरसों हम इसका नाम देते हैं, उसका टाइम कब है, इसके प्रोस्पेक्ट्स क्या हैं और किसान जो है इसके अंदर अपनी पैदावार किस तरह बेहतर ले सकता है। तो मैं वेलकम करता हूं जनाब हाफिज साद बिन मुस्तफा साहब को। अयूब रिसर्च इंस्टीट्यूट के माने हुए साइंसदान हैं और कई किताबों के ऑयल सीड के बारे में ये राइटर भी हैं। तो मैं इनसे पूछना चाहूंगा वेलकम करते हुए कि ये जरा मेरे नाज़रीन को बताएंगे कि पाकिस्तान में इसका स्कोप क्या है, ये जो ऑयल सीड क्रॉप। जी वेलकम सर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया हाफिज साहब कि आपने मुझे यहाँ मदऊ किया कि मैं अपने जो काश्तकार भाई हैं उनकी रहनुमाई कर सकूं और उनकी पैदावार जो है बढ़े और मुल्क का जो ज़र मुबादला है हम बचा सकें और अच्छी क्वालिटी का जो ऑयल है अपने मुल्क के अंदर पैदा करके ना सिर्फ एक तरफ हम ज़र मुबादला बचा रहे होंगे बल्कि दूसरी तरफ हम अपने लोगों की जो सेहत है उसको भी बेहतर कर रहे होंगे, जिससे हमारी सेहत भी बेहतर होगी, हमारे मुल्क के जो माशी हालात हैं वो भी इंशाल्लाह बेहतर होंगे। तो जैसा आपने क्वेश्चन किया, ये बहुत ही बड़ी जो बात की है कि आपने कि हमारी ज़रूरत यह है कि हम अपनी पर एकड़ जो प्रोडक्शन है उसके अंदर इजाफा करें। हमारे पास मुख्तलिफ क्रॉप्स के अंदर अच्छी अच्छी वैरायटीज मौजूद हैं जिससे उसी इलाके के कुछ जिम्मेदार बहुत अच्छी पैदावार ले रहे होते हैं और कुछ जो जिम्मेदार होते हैं वो दरमियाने होते हैं और कुछ जिम्मेदार बिल्कुल नीचे जो है ना उसमें पैदावार में होते हैं। तो फर्क क्या होता है कि एक ही वैरायटी से मुख्तलिफ जगह के ऊपर मुख्तलिफ पैदावार आ रही होती है। उसमें जो सबसे बड़ा फैक्टर है वो मैनेजमेंट का है कि उसमें वक्त काश्त कि किस तरह उसने काश्त किया, बीज किस क्वालिटी का उसने लिया, फिर उसमें कौन कौन सी इनपुट्स डाली और उसके साथ साथ अपनी सॉइल को भी किस तरह मेंटेन रखा, क्योंकि सॉइल जो है, जमीन जो है हमारी, वो माँ की तरह होती है। अगर उसको अच्छी देखभाल करेंगे, उसके अंदर आप प्रॉपर ऑर्गेनिक मैटर डाल रहे हैं, प्रॉपर उसके अंदर ग्रीन मैन्योरिंग कर रहे हैं और खादों का जो इस्तेमाल है वो बैलेंस है, वो यही नहीं कि हम एक ही खाद इस्तेमाल किए जा रहे हैं। उसमें जो NPK है, जो मेन इसके मेजर फर्टिलाइजर होते हैं, हमारे मेजर न्यूट्रिएंट्स होते हैं, वो बैलेंस मिकदार के अंदर इस्तेमाल कर रहा है। उसको जो खाद, उसके साथ जो पानी
लगा रहा है, वो भी उसकी जरूरत के मुताबिक दे रहा है। इस तरह जो माइक्रो न्यूट्रेंट्स है उनका इस्तेमाल कर रहा है, और सबसे आखिर में ये सारी मैनेजमेंट करने के बाद उसे बेहतर तरीके से हार्वेस्ट कर रहा है ताकि वो शैटर ना हो, उसका लॉस ना हो, और उससे बेहतर वो पैदावार लेके अच्छी मार्केट में जाके सेल कर रहा है, तो उसकी पैदावार भी बढ़ेगा, उसका मुनाफा भी बढ़ेगा। थैंक यू हाफिज साहब। मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूँ, और ये मेरे सारे सुनने वाले जानना चाहते हैं। आपको याद होगा 2021 और 22 की जो फसल है गंदम की, हीट वेव ने आके उसे बर्बाद कर दिया, और वो जो पैदावार हम समझ रहे थे कि बहुत ज्यादा आएगी, वो नहीं आई। पिछले साल अल्हम्दुलिल्लाह हीट वेव थोड़ी बहुत ही आती रही, लेकिन साथ में फेवरेबल कंडीशन भी थी। अब मेरा सवाल आपसे ये है कि मेरे पास चॉइस है, एक ये है कि मेरे पास जितने भी एकड़ हैं उसमें मैं एक ही फसल लगा दूं, और एक चॉइस ये है खास तौर पर माहौलियाती तब्दीलियों के तनाजुर के अंदर कि अगर मैं एक फसल के बजाय 3 फसलें या 2 फसलें लगाऊं उसी मौसम की, इनमें से कौन सा सिस्टम जो है वो आपको बेहतर लगता है कि खुदा ना खास्ता अगर किसी एक वजह से मेरी एक फसल बर्बाद होती है तो दूसरी फसल जो है वो मुझे बचा लेगी? जी बिल्कुल, बहुत ही अच्छा आपका क्वेश्चन है। उसमें देखें जी, जो हमारा सबसे बड़ा मसला है इस टाइम वो फूड सिक्योरिटी का है। अगर गंदम से जो है हम हमारी रोटी पकती है तो जो ऑयल खुर्दनी तेल है उससे हमारा सालन पकता है, फिर जाके जो है हमारी खुराक पूरी होती है। तो हमें ये दोनों लगाना है, और इसमें दोनों को अपनी ज़मीन के लिहाज से मैनेजमेंट करनी है, क्योंकि आपको पता है जो गंदम है इसके लिए अच्छी ज़मीनें चाहिए, अच्छी ज़्यादा खुराक चाहिए, और अच्छा मौसम जो है, जिस तरह आपने बताया कि पिछले साल जो मौसम एंड पे माइल्ड हो गया और उससे पैदावार बेहतर हुई। इसी तरह राया, सरसों और केनोला है, ये भी अच्छी मैनेजमेंट के साथ ज़्यादा से ज़्यादा पैदावार देंगे। तो उसमें बेहतर ये है कि जो आपके अच्छे रकबे हैं उधर आप गंदम को काश्त करें। जो आपके समझे रेतले रकबे हैं, जहाँ आप समझते हैं कि पैदावार गंदम की इतनी ज़्यादा बेहतर नहीं होती, तो उधर राया काश्त करें। और जो आपके दरमियाने रकबे हैं, जो बहुत ज़्यादा रेतले भी नहीं है, बहुत ज़्यादा कमज़ोर या मार्जिनल भी नहीं है, और बहुत ज़्यादा अच्छे भी नहीं है, वहाँ पे आप कैनोला की काश्त करें ताकि आपको कैनोला के ज़रिए क्वालिटी का ऑयल हासिल हो सके। तो ये इस तरह आप रकबे की अपनी मैनेजमेंट कर सकते हैं, और रकबों को अपने को डिवीजन कर सकते हैं, और उसमें आप अपने रकबे की जो फर्टिलिटी स्टेटस है, फर्टाइल उसके अंदर है, उसके लिहाज से आप अगर किसी के पास ज़्यादा रकबा जो है फर्टाइल है तो वो 50% 70% अपनी गंदम पे चला जाए, और अगर कम मार्जिनल है तो बाकी जो है उस पर राया चला जाए। किसी का अगर ज़्यादा रेतला रकबा है और कम फर्टाइल रकबे हैं तो वो अपने गंदम उसी हिसाब से उसी रकबे के ऊपर काश करे, बाकी पे ऑयल सीड्स पे आ जाए। ठीक है जनाब, मैंने तो बड़ा अच्छा ये आपकी बात को समझा है। अभी इंग्लिश में कहा जाता है कि अपने तमाम अंडे एक बास्केट में न रखें। आप साइकिल पर जा रहे हैं, खुदा न खास्ता साइकिल गिर गई और वो बास्केट गिर गई, तो इसका मतलब सारे के सारे अंडे बर्बाद हो गए। तो ये जो आपने सिस्टम बताया है कि आप जमीन को क्लासीफाई करें और उसके मुताबिक आप मुख्तलिफ क्रॉप्स लगाएं, कि अगर खुदा न खास्ता कोई ऊंच नीच जाती है तो आपके पास चॉइस है बचने का। दिस इज रियली वेरी गुड। लेकिन आपकी बातों के अंदर मुझे 3 अल्फाज बार बार समझ में नजर आए हैं, एक सरसों, एक राया और एक कैनोला। मैं 1 मिनट के लिए जाहिल आदमी बन जाता हूँ। आप मुझे बता सकते हैं कि सरसों, राया, कैनोला, इनमें बुनियादी फर्क क्या है और किस किस जगह पर किस फार्मर को कौन सी चीज को सिलेक्ट करना चाहिए? जी बिल्कुल, ये अल्फाज मैं खुद भी सोच रहा था कि इसको बताया जाए, तो आपने बहुत अच्छा क्वेश्चन किया है, और ये हर इंसान का जो ऑयल सीड्स में आता है उसका एक क्वेश्चन है कि मैं ये फर्क किस तरह कर सकूं। देखिए जी, हमारा मुल्क जो है वो गर्म खित्ते के अंदर मौजूद है, और यहाँ पे क्लाइमेट चेंज भी आप देख रहे हैं तो बहुत सीवियर किस्म की है और तब्दीलियां आ रही हैं। तो हमारी जो कन्वेंशनल एक्चुअली जो सरसों राया जो है, इसको हम अगर इंग्लिश में नाम लें तो ब्रासिका इसे कहा जाता है। इसके अंदर मुख्तलिफ जो है अकसाम या स्पीशीज जिन्हें कहते हैं वो मौजूद है, जिसमें से अगर 3 स्पीशीज मेन ली जाए जो हमारे खित्ते में लग रही हैं, उसमें सबसे बड़ी जो स्पीशी है वो राया है, जिसको ब्रासिका जंशिया कहते हैं या मस्टर्ड कहते हैं। उसकी पहचान ये, अगर पौधे को देखें तो वो एज कम्पेयर टू गर्म मौसम को जो है पसंद करता है अपना कैनोला की निस्बत, और ये बड़े सगीर के अंदर जिसमें इंडिया है, पाकिस्तान है और ईरान है, इन 3 मुल्कों में काश्त किया जाए। और आपको ये बड़ी अच्छी जो है मैं आपको बताता हूँ कि अगर राय में बात की जाए, इंडिया काश्त के हवाले से पहले नंबर पे है, पाकिस्तान इसमें राया जो लगता है दूसरे नंबर पे है, लेकिन प्रोडक्शन एवरेज जो प्रोडक्शन है वो पाकिस्तान पहले नंबर पे है। अल्हम्दुलिल्लाह। हाँ, उसमें हम जो है इंडिया से हमारी जो एवरेज प्रोडक्शन है वो तकरीबन 14 मन है, जबकि इंडिया की 11 मन प्रोडक्शन आती है। अब पहचान कैसे होगी, राया क्या है? राया
राया गर्म मौसम को पसंद करता है। इसका पौधा, सरसों का जो पौधा है, उसकी अगर फली को देखें तो वो जो एंगल होता है उसके साथ 65 से 30 का एंगल बना रहा हो फली में। मैं बाकी फर्क वो जरा टेक्निकल हो जाएगा, हो सकता है समझना है। जो मेन फर्क है वो मैं आपको बताता हूँ। उसकी फली जो है छोटी होती है और वो 30 और 65 तक एंगल बनाता है। जबकि जो दूसरा हम गोभी सरसों की दूसरी किस्म है गोभी सरसों, ये ठंडे मौसम को पसंद करती है, जिसे हम मीठी सरसों भी कहते हैं। इसे ब्रासिका नेपस भी कहा जाता है, इसे रेपसीड भी कहा जाता है। ये ज्यादातर लगती है जो ठंडे ममालिक हैं, जिसमें कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, यूरोपियन कंट्रीज हैं और चाइना है, जहां पे मौसम निस्बतन माइल्ड होता है, वहां पे इसकी प्रोडक्शन बहुत ज्यादा होती है। इसके पौधे की पहचान ये है कि इसकी फली जो है 90 के जाविये पे होगी, थोड़ी लंबी होगी और 90 के जाविये पे स्टेम के साथ होगी। अगर पत्तों के लेवल पे हम बात करें तो पत्तों के अंदर जो राय का जो पत्ता होता है वो जरा छोटा होता है, गहरे सब्ज रंग का होता है और उसके पत्ते के साथ डंडी होती है छोटी सी, और वो इस तरह उसको हम पहचान सकते हैं। जबकि गोभी सरसों का जो पौधा होता है उसके पत्ते के साथ डंडी नहीं होगी, वो डायरेक्ट लगा होगा, खासतौर पे जो यंग लीव है, और उसका हल्के रंग का और जरा मोटा लीव होगा और पत्ते भी थोड़े से बड़े होंगे, चौड़ा होगा। हाँ, चौड़े पत्ते होंगे उसके। तो वो गोभी सरसों होती है। और ये राया का ये पौधे का डिफरेंस है। और कैनोला? हाँ, कैनोला, मैं कैनोला की तरफ भी आता हूँ। तो ये क्योंकि राया हमारी लोकल कन्वेंशनल क्रॉप है, गर्म मौसम को पसंद करती है, यहाँ पे ज्यादा अडॉप्टेबल है, इसे कम इनपुट और कमजोर जमीन के अंदर भी परफॉर्म कर जाती है, और इसकी सबसे बड़ी बात कि झड़ता कम है। जबकि गोभी सरसों ये थोड़े ठंडे मौसम को पसंद करती है और इसमें जो शटरिंग की ज्यादा चांसेस है, और इसे जमीन भी राय की निस्बत अच्छी चाहिए होती है। राय वाली जो रेतले या मार्जिनल लैंड है उस पर इतनी अच्छे तरीके से ये परफॉर्म नहीं करता। अब कैनोला क्या चीज है? कैनोला ऑयल की क्वालिटी का नाम है। ये सबसे पहले कनाडा के अंदर हुआ, तो वहां से ये बना कैनेडियन ऑयल लो इन एसिड, उन्होंने इसका नाम रखा कैनोला। वो कौन सी क्वालिटी है? उसमें जब हम तेल जो होता है, ये आपको पता है कि मुख्तलिफ फैटी एसिड से मिलकर बना होता है। उनके जो बुनियादी यूनिट है जो वो है फैटी एसिड। फैटी एसिड में एक एसिड है एरूसिक एसिड। एरूसिक एसिड होती है, कहा जाता है कि इंसानी सेहत के लिए मुज़र सेहत है। तो उसका स्टैंडर्ड जो है, जो कैनेडियन साइंटिस्ट थे उन्होंने 2% से कम कर दिया। उस वक्त 5% था और इसे अब 2% तक कम कर दिया गया। ऐसे ऑयल, ऐसी सरसों की अकसाम या राय की अकसाम जिनके तेल के अंदर एरूसिक एसिड जो है वो 2% से कम होगा, उन्हें हम कैनोला कहेंगे। और दूसरा एक और आंसर होता है, जब हम तेल निकाल लेते हैं इसके बीज के अंदर से, तो जो खल बचती है उसमें होता है ग्लूकोसाइनोलेट्स। वो ग्लूकोसाइनोलेट्स जानवरों के लिए नुकसानदेह होता है। उसका जो उन्होंने स्टैंडर्ड बनाया, उसे बनाया 30 माइक्रोमोल पर ग्राम से वो कम होना चाहिए। जब ये दोनों स्टैंडर्ड जो है, नंबर 1 एरूसिक एसिड और नंबर 2 जो है उसमें ग्लूकोसाइनोलेट्स, दोनों स्टैंडर्ड पे, यानी एरूसिक एसिड 2% से कम होगा और ग्लूकोसाइनोलेट जो है वो 30 माइक्रोमोल से कम होगा, तो हम इसे कहेंगे कैनोला या डबल जीरो। दोनों में से एक भी कम या इससे स्टैंडर्ड से ज्यादा होगा तो वो सिंगल जीरो होगा, और दोनों अगर स्टैंडर्ड पे पूरे उतर रहे होंगे तो हम उसे कहेंगे ये डबल जीरो कैनोला है या कैनोला है। ये इंसानों के लिए भी मुफीद है और जानवरों के लिए भी मुफीद है, क्योंकि जैसे कि मैंने पहले बताया कि जो रेपसीड वैरायटीज हैं, या ब्रासिका नेपस की या गोभी सरसों उर्दू में जिसे हम कहते हैं, वो वैरायटीज ज्यादा ठंडे मौसम को पसंद करती हैं। और दुनिया में जो ब्रासिका है ज्यादातर वो ठंडे ममालिक, आपका कनाडा। अच्छा, हम इसको थोड़ा सा फार्मर्स की जबान में आसान कर लेते हैं। पहली बात तो ये है कि गवर्नमेंट कभी भी ऐसी किसी वैरायटी को इजाजत नहीं दे सकती जिसके अंदर कोई पॉइजनस मटेरियल या टॉक्सिकेटेड मटेरियल जो है उसके अंदर मौजूद हो। अब मुझे सिर्फ आप ये बताएं कि आपने बड़ा अच्छे तरीके से बताया कि सरसों ये है, फिर आगे उसकी 2 किस्में हैं, फिर राया क्या है और फिर कैनोला है। अब मैं पाकिस्तान में बैठा हुआ हूँ, किन किन एरियाज के अंदर आप रिकमेंड करेंगे कि भाई साहब आपने सरसों लगानी है, भाई साहब आपने यहाँ पे राया लगाना है, और ये कैनोला के लिए बहुत अच्छा एरिया है? उसके बाद फिर हम वैरायटीज की तरफ आते हैं। जी, इसमें जी ऐसा है कि मैं जो बात बता रहा था कि दुनिया में, क्योंकि ठंडे में तो जो कैनोला है वो गोभी सरसों की जितनी अकसाम है उसके अंदर कैनोला है। पाकिस्तान में पहली और वाहिद अकसाम अयूब एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट ने बनाई है आरी कैनोला की, जो राय के अंदर है। इसके अलावा जितनी वैरायटीज हैं वो सारी गोभी सरसों के अंदर है। तो राया, आरी कैनोला के अलावा सारे नॉन कैनोला है। इसमें आप जो बहुत ज्यादा गर्म इलाके हैं और रेतले रकबे हैं, जिस तरह हमारा चोलिस्तान है और हमारे थल के एरियाज हैं या थर के एरियाज है, बकर लिया, बकर लिया, वहां पे, और टेम्परेचर जहाँ पे ज्यादा होता है वहां पे आप राय अकसाम जो है वो काश्त करें, और उससे आप जो है बेहतर अच्छी पैदावार हासिल कर सकते हैं। और दूसरी तरफ जो आपके थोड़े से माइल्ड एरियाज हैं या गर्म एरियाज के अंदर भी आपके पास रकबे अच्छे हैं और आपके पास इरीगेटेड वाटर, अच्छा पानी है, जमीनी पानी या नहरी पानी अच्छा मौजूद है, वहां पे आप कैनोला की ज्यादा से ज्यादा काश्त करें। नहीं तो जो राया में आरी कैनोला है उसको आप गर्म इलाकों में काश्त कर सकते हैं। उसमें एक फायदा तो ये है कि वो अर्ली पक जाता है, आप बाद में
मकई उसमें काश्त कर सकते हैं या अर्ली कॉटन काश्त कर सकते हैं। दूसरा, उससे आप अच्छी क्वालिटी का ऑयल भी इस्तेमाल कर सकते हैं। जबकि जो गोभी सरसों की इकसाम है, जितने भी माइल्ड एरियाज हैं, अच्छी जमीन वाले एरियाज हैं या जहाँ पे नहरी पानी मौजूद है, वहाँ पे आप कामयाबी के साथ जो है कैनोला की फसल को काश्त कर सकते हैं। अच्छा, अब ये जो है ये तो मुझे समझ में आ रही है। मैं असल जो अपने किसान भाइयों को मैं बताना चाहता हूँ आपके जरिए से, वो मैं ये बताना चाहता हूँ कि इस एरिया के अंदर ये वैरायटीज रिकमेंडेड हैं, नंबर 1। नंबर 2, ये वैरायटीज कहाँ से मिल सकती हैं, लोगों को सीड आसानी से कहाँ से मिल सकता है। उसके बाद फिर हम चलते हैं कि हमने कौन सी एहतियात करनी है इसकी बिजाई के वक्त, ताकि वो जो आप सख्त मौसम और गर्म मौसम उसको अवॉइड करने का और शैटरिंग को अवॉइड करने का कोई तरीका हम ढूंढ सकें। जी, इसमें अगर हम राय में बात करें तो सुपर राया सबसे अच्छी इस टाइम टॉप यील्डिंग वैरायटी है, जो मौसमी हालात को भी हमारे को अच्छे तरीके से बर्दाश्त करती है। और उसके साथ जो राय के अंदर कैनोला वैरायटी है शॉर्ट ड्यूरेशन, वो आरी कैनोला है। जबकि गोभी सरसों की जो कैनोला अकसाम है उसमें शॉर्ट ड्यूरेशन में टीएम कैनोला, सुपर कैनोला, सांदल कैनोला, रचना कैनोला, ये सारी वैरायटीज मौजूद है। और इनमें सबसे बेस्ट अगर वैरायटी की अगर कैरेक्टर वाइज और यील्ड वाइज बात करें तो कैनोला में सुपर कैनोला वैरायटी है, जो यील्ड भी बहुत अच्छी है और लॉजिंग टॉलरेंट है, लॉज नहीं करती। उसमें एक तो आपने बताया कि सीड फार्मर कहां से लें। इसमें अयूब एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट जो सीड बनाता है वो प्री बेसिक सीड यानी मदर सीड, जिसे अर्ली जनरेशन सीड कहा जाता है, वो बनाता है। तो वो पहली प्रायोरिटी पे तो वो दिया जाता है सीड कंपनीज को, चाहे वो गवर्नमेंट सेक्टर की हैं या प्राइवेट सेक्टर की, ताकि उसे मास स्केल पे मल्टीप्लाई किया जा सके और फार्मर को दिया जा सके। दूसरे नंबर पे क्योंकि इसका सीड का जो मल्टीप्लीकेशन का रेट है वो काफी ज्यादा है, तो हमारे पास कुछ सरप्लस सीड भी मौजूद होता है, जो हम प्रोग्रेसिव फार्मर को जो या हमारे पास वहां पे आते हैं उन्हें हम वो सीड देते हैं। तो वो एक तो अयूब रिसर्च इंस्टीट्यूट और इनके जो स्टेशन है, जैसे हमारा भावलपुर में रीजनल एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट में स्टेशन है, इसके साथ साथ हमारा खानपुर में एक स्टेशन है और पिपला में, वहां से मिलेगा। उसके बाद पंजाब सीड कॉर्पोरेशन से इसका सीड सुपर राय का भी और सुपर कैनोला का मिल जाएगा। इसके साथ साथ प्राइवेट सीड कंपनीज, 200 से ज्यादा प्राइवेट सीड कंपनीज हैं जो इन वैरायटीज का सीड बना रही हैं। और इस साल माशाल्लाह मुल्क के अंदर तकरीबन जो है 15 लाख एकड़ से ज्यादा का सीड जो है वो मौजूद है, सर्टिफाइड सीड मौजूद है। तो आप उन कंपनीज से भी ये सीड ले सकते हैं। इसके अलावा कुछ प्राइवेट कंपनीज हैं जिनकी अपनी वैरायटीज या इंपोर्टेड हाइब्रिड या वैरायटीज है, वो भी सीड मार्केट में मौजूद है। लेकिन अभी तक जो हमारे पास रिसर्च है या मुख्तलिफ ट्रायल्स जो इंडिपेंडेंट ट्रायल्स होते हैं, उसमें सुपर राया और सुपर कैनोला की पैदावार बहुत अच्छी है। न सिर्फ पैदावार अच्छी है बल्कि जो मौसमियाती तब्दीली हो रही है हमारे मुल्क के अंदर, उसके खिलाफ भी बेहतर कुव्वत मुदाफत रखती है और अच्छी पैदावार किसानों को देती है। ये देखें, अभी आपने खुद एक नाम ले दिया कि कुछ इंपोर्टेड वैरायटीज भी हैं। जी, हमारा एक माइंड सेट है। मैं ये कहता हूँ कि ये किताब जो है ये पाकिस्तान में बनी है और ये दूसरी किताब जो है जर्मनी में बनी है। ये मुझे आप जरा बता सकेंगे मेरे फार्मर्स की रहनुमाई के लिए कि ये इंपोर्टेड वर्सेस लोकल, इन दोनों सीड को अगर मैं कंपेयर करूं तो एक अच्छा फार्मर जो है वो किस तरफ ज्यादा पैदावार लेने के लिए कौन सा सीड, क्या इंपोर्टेड सीड जो है उसकी बेहतर मदद करेगा? जी, इसमें बहुत अच्छा सर क्वेश्चन है। देखें, जो पौधा होता है ये भी हमारी तरह एक जानदार है, इसकी भी जरूरियात है, मौसम के मुताबिक इसने मुताबिकत रखनी होती है। जिस तरह हमें गर्मी लगती है, हमें सर्दी लगती है, जो गर्म इलाकों के लोग हैं सर्द में चले जाएं तो सर्दी ज्यादा लगेगी, सर्द के गर्म में आ जाए तो उन्हें, तो उसके हिसाब से उनकी सेहत भी मुतासिर होती है। आप थोड़ा ट्रैवल कर लें तो आपकी सेहत उससे मुतासिर हो जाती है कि आबो हवा चेंज हो गई। तो जब एक बीज बना किसी ऐसे इलाके में जहाँ की मौसमी जो आबो हवा है वो हमारे से मुताबिकत ही नहीं रखती, तो जब वो गर्म इलाके में आएगा तो वो कैसे बेहतर परफॉर्म करेगा, या उस मुल्क के अंदर उसका ड्यूरेशन डिफरेंट है। जैसे कि अब जो चाइनीज मुख्तलिफ हाइब्रिड हमारे पास आ रहे हैं, नो डाउट वो अपने मुल्क के अंदर बहुत अच्छे होंगे, लेकिन उस मुल्क की आबो हवा और उस मुल्क में उस फसल का दौरानिया हमारे से ज्यादा है। अब यूके में या चाइना में बात करें तो वहां पे 9-10 महीने की या इवन 11 महीने तक की ये फसल है। तो जब यहाँ पे आके वो हाइब्रिड लगते हैं तो उनमें वो जो है रिप्रोडक्टिव फेज आती ही नहीं, वो पत्ते बनाते रहते हैं, पत्ते बनाते रहते हैं। जैसी फरवरी या जनवरी में टेम्परेचर हमारा ज्यादा होना शुरू होता है, फिर वो फूल निकालने शुरू करेंगे। और उसके बाद आपको पता है मार्च के अंदर, अप्रैल मार्च में हमारा बहुत ज्यादा टेम्परेचर राइज हो जाता है। उन्हें अभी टाइम चाहिए होता है अपनी रिप्रोडक्टिव यानी फल बनाने की फेज के लिए, 4-5 महीने उसे चाहिए होते हैं। अगर वो ना मिले तो वो फोर्स मेच्योरिटी की तरफ चला जाता है और पैदावार कम हो जाती है। हाफिज साहब, मैं आपकी बात से ये समझा हूँ और मुझे करेक्ट कर दीजिएगा कि आप ये फरमाना चाहते हैं कि जो पाकिस्तानी ज़रूरी साइंसदानों ने यहाँ पर मुख्तलिफ किस्म की वैरायटीज बनाई हैं, ये बेहतर परफॉर्म करती हैं पाकिस्तानी हालात में एज कम्पेयर टू इंपोर्टेड वैरायटीज। एम आई राइट? जी बिल्कुल ऐसे ही है, क्योंकि एक वैरायटी बनाने में आपको पता है 13 से 15-16 साल तक लगते हैं और उसकी हर स्टेप के ऊपर एवेल्युएशन यहाँ पे हो रही है, डेवलपमेंट यहाँ पे हो रही है। तो वो हमारे मौसमी हालात से बड़ी अच्छी मुताबिकत रख लेते हैं और वो हर तरह की सर्दी और गर्मी को बर्दाश्त करते हैं और बेहतर। थैंक यू मच सर।